गद्य खंड का पाठ। पहला लेसन है बड़े भाई साहब। लेखक प्रेमचंद। छोटा बड़ा एक सारांश जान जाओ। इस पाठ में दो भाई, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। बड़ा भाई जो है उम्र में छोटे भाई से 5 वर्ष बड़ा है, लेकिन क्लास में सिर्फ 3 क्लास से ही आगे हुआ है। बड़ा भाई काफ़ी अध्ययनशील व्यक्ति है, खेल कूद में उसका मन नहीं लगता, जब देखो तब पढ़ते ही रहता है। लेकिन छोटा भाई जो है वो खेल कूद में ज़्यादा मन लगाता है, लेकिन जब भी परीक्षा होती है तो बड़ा भाई फेल हो जाता है, छोटा भाई पास हो जाता है। क्योंकि छोटा भाई जो है उस खेल कूद में उसका ज़्यादा मन लगता है, और बड़ा भाई होने के नाते अपने छोटे भाई को हमेशा सलाह देता था, तुम्हें खेल कूद में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाओ। लेकिन छोटा भाई सिर्फ उनकी डांट फटकार और कहने के अनुसार ही थोड़ा बहुत पढ़ाई में ध्यान देता था। जो ही मौका मिलता था अपना खेलने में मस्त हो जाता था। लेकिन जब परीक्षाएं होती थी तो बड़ा भाई बड़ा भाई फेल हो जाता था, छोटा भाई पास हो जाता था। तो एक आध 2 दिन बड़े भाई उदास हो रहते थे, फिर तब इसकी स्वतंत्रता बढ़ जाती थी, ज़्यादा खेलना कूदना शुरू कर देता था। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी मतलब चलती रहती है। बड़ा भाई 5 साल बड़ा था, लेकिन छोटे भाई से सिर्फ 3 दर्जे आगे रहते थे। उन्होंने भी इसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में छोटा भाई पढ़ना शुरू किया। लेकिन तालीम जैसे महत्व को वो जल्दबाजी में काम लेना पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि भवन की बुनियाद ही यदि पुख्ता न हो, मजबूत न हो, किसी भी भवन का फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तो उस पर आलीशान बिल्डिंग तैयार नहीं हो सकती। फेल होने पर उनको जरा भी चिंता नहीं होती थी। कहते थे कि इससे हमारे जीवन में और मजबूती आएगी, और 1 साल का काम 2 साल में करते थे। कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे एक क्लास को पास करने। उनका मानना था कि अगर बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पाएगा। लेकिन जो छोटा भाई था उसका कहना था कि उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। 1 घंटा किताब लेकर के बैठना उसके लिए पहाड़ जैसे लगता था। मौका पाते ही वो हॉस्टल से निकल करके भाग जाता था, और या वो मैदान में जाकर खेलता था, या कंकरिया उछालता था, कंकड़ी, या कागज की तितलियां बना करके आकाश में उड़ाता था। कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, 4 दीवारी पर चढ़ करके कूदना, कभी फाटक पर सवार होकर के इधर उधर झूलना, मोटर कार का आनंद लेना, कमरे में ये सब कुछ करते रहता था। और सब करने के बाद जब अपने कमरे में चला आता था, तो जब बड़ा भाई कहीं से आता था तो बिल्कुल चुपचाप हो जाता था। उनको देखते ही उनके प्राण सूख जाते थे, उसके प्राण सूख जाते थे आदि। और पहला क्वेश्चन वो हमेशा उससे यही पूछते, कहाँ थे? तो उसका जवाब होता कुछ नहीं। कमरे में घुसते ही उन्होंने ये पूछते थे कि तुम कहाँ थे, तो उसके प्राण सूख जाते। और उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा भाषण,
कहता पढ़ाई में मन लगाओ, समय को बर्बाद मत करो। परीक्षा हुआ, छोटा भाई पास, बड़ा भाई फेल। जब फेल हो गया तो थोड़ा उदास भी हो गया, और काफी स्वच्छंद होने के बाद वो खेल कूद में ज्यादा मन लगाता था, क्योंकि बड़ा भाई फेल होने के बाद तो उदास हो गया था। उनका बात मानता ही नहीं था, उनको कहने का कोई अधिकार ही नहीं। वो रात दिन पढ़ते हैं, आँख फोड़ते हैं, उसके बाद फेल हो जाते हैं, और मैं दिन भर खेलता हूँ और खेलने के बाद भी पास हो जाता हूँ। तकदीर ही उसकी उलट। इस प्रकार वो चलता रहा, उनके क्लास के समकक्ष भी पहुंच जाता है। बड़े भाई कभी कभी क्या करते थे कि अपने दिमाग को आराम देने के लिए, जब ज़्यादा पढ़ते थे, पढ़ते 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 दिमाग थक जाता था, तो कापी और किताब के हाशियों पर कुत्ते बिल्लियों का चित्र बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम को बार बार लिखते थे, पूरा का पूरा पेज लिख डालते थे। तुम लोग भी ऐसा ही करता होगा। जब पढ़ने का मन नहीं होता तो साइन मारते रहता, मारते 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 पूरा एक पेज साइन ही मारते, या कोई सुंदर वर्ड होता है, एक शब्द, उसी को पूरा एक पेज लिखते और लिखते लगाते। पढ़ने में मन नहीं लगता, थोड़ी देर के बाद किताब बंद कर देते। बड़े भाई भी ऐसे अपने दिमाग को आराम देने के लिए अपनी कापी पर कुत्ते बिल्लियों का चिन्ह बनाया, चित्र बनाते, या कभी एक ही शब्द को बार बार लिखते रहते, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। छोटे भाई ने, लेकिन छोटे भाई को बहुत सलाह देते, तुम इधर मत घूमो, खेलने मत जाओ, खेलने से खराब हो जाओगे, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। तो वो ऐसा ही करता रहता। एक बार उसने सोचा कि बार बार बोलते हैं, चलो टाइम टेबल बना लेते हैं, टाइम टेबल बना करके ही पढ़ेंगे, और बुरी तरह लगा। टाइम टेबल तो बना डाला, टाइम टेबल बनाते समय उसने सोचा कि खूब मन लगा करके पढ़ूंगा, लेकिन खेल कूद को ध्यान नहीं लगाया। इस टाइम टेबल में खेल कूद का जो समय था वो निर्धारित नहीं। टाइम टेबल का पालन करना चाहो तो खेल कूद सताने लगे, और मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जब पढ़ने बैठता था ये सबकी याद आ जाती थी, और खेलों का आनंद लेने के लिए टाइम टेबल को छोड़ छाड़ करके खेलने चलते था। कभी कभी तो दिन भर गुल्ली डंडा ही खेलता था, खेल करके चला आता। एक दिन दिन भर गुल्ली डंडा खेलने के बाद जब भोजन के समय घर लौटा तो भाई साहब उस पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उसे डांटते फटकारते हुए कई तरह से समझाने का प्रयास किया। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई से कहा, अपने पास होने पर घमंड नहीं होना चाहिए। उन्होंने घमंडी लोगों और राजाओं का उदाहरण दे दे करके बताया कि घमंड करने से बड़े बड़े व्यक्ति भी नाश हो जाते हैं। परीक्षा पास हो जाना तो एक केवल सहयोग की बात है। बड़े भाई ने छोटे भाई के खेलों से दूर रहने की सलाह दी कि खेलो मत, पढ़ाई में ध्यान करो, अच्छा आदमी बनो। और अपने खुद मेहनत करते थे, खुद नहीं खेलते थे, रात रात भर पढ़ते थे, आँख खोलते, लेकिन जब भी परीक्षा होती थी वो फेल हो जाता, छोटा भाई पास हो। बड़े भाई साहब हमेशा सलाह देते कि पढ़ाई में ध्यान रखो। उन्हें छोटे भाई का खेलना, इधर उधर घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भाई साहब चाहते कि उनका छोटा भाई पढ़ लिख करके विद्वान बने, लेकिन खेल कूद के आगे वो विवश हो, और जब फेल हो जाते तो वो
थोड़ा उदास भी हो जाते थे। तो छोटा भाई अपने पास होने पर बड़े भाई साहब का व्यवहार नरम पड़ जाता था, और नरम व्यवहार के कारण वो अधिक ज़्यादा स्वतंत्र हो जाता था, मौज मस्ती लेना ज़्यादा शुरू कर देता, पतंगबाजी करता था। लेकिन एक बात है कि बड़े भाई का अगर फटकार नहीं मिलता तो वो क्लास में अव्वल नहीं आता। बड़े भाई के फटकार का कारण ही था जिसके कारण थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, जिसकी वजह से वो पास हो जाता। अगर बड़े भाई उसे डांटते फटकारते नहीं तो उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। बड़े भाई साहब शिक्षा की नई शिक्षा प्रणाली जो थी, समूची शिक्षा प्रणाली के तौर तरीकों पर भी व्यंग किया था कि पढ़ाते समय बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो बेकार होती है, जीवन में उसका कोई तारतम्य नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता, लेकिन फिर भी पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों को क्या है कि परीक्षा पास करने के लिए ये सब खुरापात करना पड़ता, वो पढ़ना ही पड़ता। बहुत सी ऐसी चीजें जैसे हिस्ट्री में तमाम राजाओं के नाम को याद करना पड़ता है, तमाम राजाओं को। ये पढ़ने से क्या होता है, लोग अपने रिश्तेदारों, घर के लोगों तक का नाम नहीं पता होता, और फिर कितने राजा हुए थे, कौन राजा था, उसका लड़का कौन था, ये सब बेकार है। ज्योमेट्री है, इंग्लिश है, कहते तमाम जो शिक्षा की पद्धति थी, बड़े भाई उस पर बहुत व्यंग करते थे। का अंग्रेजों का इतिहास पढ़ाया जाता है जिसका संबंध में कोई लेना देना नहीं। अब विद्यार्थी कोई बहुत बड़ा नाम तो नहीं कमा सकते, ज्योमेट्री में भी इसी प्रकार से उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं जो विद्यार्थी के जीवन में कुछ काम ही नहीं आते। बिल्कुल सही, विद्यार्थियों का आजकल जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उचित नहीं है। पढ़ाई लिखाई उनका जीवन में कोई बदलाव लाने वाली नहीं है। पढ़ाई उन्हें किसी आत्मनिर्भर बनाने वाली पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन बड़े भाई का मानना था कि जीवन में समझ कैसे आती। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव से आती है। उनका मत है कि किताबें पढ़ने से मनुष्य तो केवल विद्या ग्रहण करता है, किंतु जीवन जीने की समझ जिंदगी के अनुभव से आती है। अधिक पढ़ा लिखा होने से व्यक्ति विद्वान तो बन सकता है, लेकिन जीवन को जीने के लिए जीवन की समझ की जरूरत होती है, जो केवल जीवन के अनुभव से ही प्राप्त की जा सकती है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अनुभवी हो सकता है, उसने चाहे किताबें न पढ़ी हो, किंतु उसे अपने अनुभव से जिंदगी की बहुत समझ होती है। वो समझ उसे उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं के अनुभव से प्राप्त होती है। बड़े भाई साहब जीवन के इसी अनुभव को किताबी ज्ञान से नहीं मानते। वो बात कला में बहुत निपुण थे। बड़े भाई साहब का एक विशेष था, वो छोटा भाई का हितैषी था, उसका भला चाहने वाला था, और किसी ने कभी कभी गलत काम करने पर उस पर क्रोधित भी हो जाते थे। बड़े भाई साहब का जो स्वभाव था बिल्कुल गंभीर प्रवृत्ति थी, वो किताबों में खोए रहते। छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते कि सदा अध्ययनशील रहेंगे तो मेरा छोटा भाई मुझे देख करके पढ़ेगा, पढ़ाई में ध्यान रखेगा, और वाक कला में बहुत निपुण। बड़े भाई साहब बातचीत करने में बहुत निपुण थे। छोटे भाई को ऐसे ऐसे उदाहरण देकर के बात करते कि उनके आगे वो नतमस्तक हो जाता था। उन्हें शब्दों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने आता। यही कारण है कि अपने छोटे भाई पर पूरा दबदबा बना करके रखते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के जो विरोधी थे, शिक्षा प्रणाली से उनके कहा कि इससे कोई लाभ नहीं है, ये विद्यार्थियों को कोरा किताबी ज्ञान देती है जिसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। विद्यार्थी को ऐसी ऐसी बातें पढ़ाई जाती है जिनका उसके भावी जीवन से कोई संबंध नहीं होता। वैसी शिक्षा प्रणाली पर भी व्यंग करते हैं, करते हुए कहते हैं कि दूर करने की बात करते हैं।
इसलिए उन्होंने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में किसे महत्वपूर्ण समझा, तो जीवन के अनुभव। उन्हें बहुत ऐसा ऐसा कुछ उदाहरण दिया। मतलब ये थोड़ा सारांश है, उसके बाद हम पूरी किताब पढ़ाना ऑनलाइन से थोड़ा मुश्किल होगा। मेन सबरी जो है उनकी इस प्रकार की कहानी है। और आज के दिन में तो यही समाप्त करता हूँ। दूसरी बार जब मैं आऊँगा तो इस लेसन को आगे बढ़ाऊँगा। और आज बस यही समाप्त कर देता हूँ।